अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की क्लास में आपको वेलकम कहती हूँ। कल जो मेरा लेक्चर था वो पेपर पैटर्न पे था और यकीनन आप लोगों ने पेपर पैटर्न अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह उर्दू का पेपर आता है। कल जब मैंने पेपर पैटर्न के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि शेरी इस्तिलाहात में से 5 MCQs आते हैं और साथ मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी शेरी इस्तिलाहात हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो शेरी इस्तिलाहात के बारे में। शेरी इस्तिलाहात इस्तिलाह का मतलब है टर्म। इंग्लिश में आप जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हो वो टर्म होता है। जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी की बजाय कोई ख़ास मानी में इस्तेमाल हो तो माहिरीन उसको इस्तिलाह कहते हैं। हर मज़मून की अपनी इस्तिलाहात होती हैं। फ़िज़िक्स की अपनी इस्तिलाहात हैं, केमिस्ट्री की अपनी हैं, बायो की अपनी हैं और ये इस्तिलाहात या ये टर्म्स इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उस इल्म को आसानी से समझा जा सके। शायरी में भी कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं जिनको शेरी इस्तिलाहात कहा जाता है। शेरी इस्तिलाहात सबसे पहले लेक्चर में करवाने का मकसद ये है कि जब हम लोग शायरी का पोर्शन शुरू करते हैं, नज़्म पढ़ना शुरू करते हैं या गज़ल पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको इनसे मुतारफ़ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये शेरी इस्तिलाहात जो हैं ये क्या हैं और जब हम शायरी पढ़ेंगे या नज़्म पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। शेरी इस्तिलाहात में FSC के सिलेबस में 4 चीज़ें शामिल हैं: काफ़िया, रदीफ़, मक्ता और मतला। और आप लोगों को बताने का मकसद भी ये है कि जब आप हमद शुरू करो तो आपको पता हो कि यहाँ काफ़िया कौन सा है, यहाँ रदीफ़ कौन सा है, मक्ता कौन सा है और मतला कौन सा है। शेरी इस्तिलाहात में सबसे पहला नंबर है काफ़िया। काफ़िया के लुग़वी मानी है पीछे आने वाला और इसका जमा होता है कवाफ़ी। शेरी इस्तिलाह में वो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो नज़्म, गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी शेरों के हर दूसरे मिसरे में आए काफ़िया कहलाते हैं। उर्दू शायरी में काफ़िया शायरी की शर्त है। अगर शायरी में काफ़िया मौजूद ना हो तो उसे शायरी नहीं माना जाता, बल्कि वो आज़ाद नज़्म तो हो सकती है लेकिन अगर पाबंदियों की बात की जाए तो फिर वो शायरी ठीक नहीं है। उर्दू में काफ़िया शायरी की शर्त है और हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज हैं। इनको इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। आप लोग जैसे बचपन से लेके नज़में याद करते हो और आखिर में जो राइमिंग वर्ड्स की वजह से उनमें एक मौसीकियत आ जाती है और एक उनका एक कायदा बन जाता है और उनको याद करना आसान होता है। हर नज़्म, गज़ल या कसीदे में काफ़िया लाजमी मौजूद होगा। अगर काफ़िया मौजूद नहीं है तो फिर वो नज़्म, कसीदा या गज़ल वो ठीक नहीं है। यहाँ मिसाल एक शेर से मैंने दी है: फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। यहाँ मैंने शेर में काफ़िया, यहाँ और कहाँ ब्लैक कलर का कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए। ये हम आवाज़ अल्फाज हैं जो किसी भी नज़्म, गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में आएंगे और उसके बाद ये देखें आप, हर एक मिसरा छोड़ के दूसरे मिसरे में ये काफ़िया इस्तेमाल होगा। काफ़िया जो है वो हमेशा रदीफ़ से पहले आता है और इसके बाद इसका यही तसलसल चलता है। हर शेर का पहला मिसरा छोड़ के दूसरे मिसरे में काफ़िया आता है। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने नीचे बाद में दोबारा बता दिया है कि यहाँ, कहाँ और मेहरबां ये काफ़िया हैं और काफ़िया हमेशा शेर में रदीफ़ से पहले आता है, लेकिन अगर किसी गज़ल या नज़्म में रदीफ़ मौजूद नहीं है तो फिर काफ़िया शेर के हमेशा आखिर में आएगा। उसकी मिसाल ये देखें आप लोग: एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यहाँ अयाज और नवाज काफ़िया है। इस शेर में रदीफ़ मौजूद नहीं है इसलिए काफ़िया बाद में आया है। शेरी इस्तिलाहात में से दूसरी इस्तिलाह जो FSC के सिलेबस में शामिल है वो है रदीफ़। रदीफ़ के लुग़वी मानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेरी इस्तिलाह में काफ़िया के बाद हू बहू यानी कि जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज
या लफ्ज को रदीफ कहते हैं। रदीफ घोड़े पे पीछे बैठने वाला इसलिए कहलाता है कि काफिये के बाद हमेशा ये आता है, यानी कि काफिये के पीछे पीछे ये आता है, इसलिए इसको रदीफ कहा जाता है। ये मिसाल देखें, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। इस शेर में इधर और जिधर काफिया है और देखा देखा इसमें रदीफ है। रदीफ हूबहू दोहराए जाने वाले अल्फाज होते हैं जो हमेशा काफिया के बाद आते हैं। इस शेर में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि देखा देखा रदीफ है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रदीफ की तादाद किसी भी अगर नज़्म या गज़ल में ये एक लफ्ज़ से लेके 7 अल्फाज तक पर मुश्तमिल हो सकती है। यानी कि किसी नज़्म या गज़ल में हो सकता है कि रदीफ एक लफ्ज़ की हो, बाज़ में 2 अल्फाज की भी हो सकती है, बाज़ में 3 अल्फाज की भी हो सकती है, और ये तादाद जो है ये 7-8 अल्फाज तक हो सकती है, लेकिन अमूमन ये 7 अल्फाज तक जाती है। इसकी मिसाल मैंने यहाँ नीचे दी है। ये जो शेर है वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। इसमें आप देखें, तुम्हें याद हो के ना याद हो, ये 7 अल्फाज पर मुश्तमिल तीसरी इस्तिलाह जो हम लोग शायरी में इस्तेमाल करते हैं वो मतला। मतला की मानी है तुलू होने की जगह। अरबी जुबान का लफ्ज़ है, तुलू होने की जगह चांद या सूरज के निकलने की जगह को मतला कहा जाता है। और शेरी इस्तिलाह में नज़्म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। जरा एक दफा फिर दोबारा जरा तवज्जो से सुन लें आप लोग। नज़्म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। यानी कि मतला होने के लिए 2 शराइत हैं। नंबर 1 वो नज़्म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो। नंबर 2 उसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। अब ये अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हों तो उसे पहला शेर तो कहा जाएगा लेकिन मतला नहीं कहा जाएगा। मतला तभी होगा जब वो दोनों शराइत पूरी करे, यानी पहला शेर और दोनों मिसरों का हम काफिया होना। ये नीचे मिसाल देखें आप लोग। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। इसमें दोनों मिसरे अगर आप देखें तो उठी और चली ये दोनों काफिया हैं, और है अभी यानी कि 2 अल्फाज पर मुश्तमिल रदीफ आई है। पीछे जो मैंने मिसाल दी थी उसमें आपने रदीफ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल थी, आपने देखा था, देखा लफ्ज़ था, और यहाँ पर रदीफ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो गई है अभी। ये नासिर काज़मी की गज़ल का पहला शेर है और ये मतला की शराइत पूरी कर रहा है। एक तो इसके दोनों मिसरे हम काफिया हैं, हम रदीफ हैं, और दूसरा ये गज़ल का पहला शेर है, इसलिए इस शेर को हम लोग मतला कह सकते हैं। अगला शेर देखें। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। अब ये शेर मैंने दूसरे रंग में दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये दूसरे शेर का पहला मिसरा बगैर काफिया और रदीफ के, जबकि दूसरा मिसरा उसमें काफिया और रदीफ मौजूद हैं। ऊपर से अगर आप तरतीब से चलें तो उठी, चली, गिरी ये काफिया हैं, और है अभी इसमें रदीफ हैं। मतला के बाद आने वाला शेर हुस्ने मतला कहलाता है। मतला के बाद जो शेर आएगा जिसका पहला मिसरा बगैर काफिया और रदीफ के होगा और दूसरा मिसरा काफिया और रदीफ वाला होगा, वो क्या कहलाएगा? हुस्ने मतला। और हुस्ने मतला हमेशा मतला के बाद आता है। गजल में एक से ज्यादा मतले हो सकते हैं, मगर ये सब मतले गजल या नज्म के शुरू में यके बाद दीगरे आते हैं, यानी कि तरतीब से मुसलसल आएंगे, और ये इनकी तादाद 3 तक हो सकती है। मतला, उसके बाद आने वाला मतलाए सानी, और उसके बाद आने वाला मतलाए सालिस। बाज़ औक़ात गज़लों में देखने में मिलता है कि पहला शेर भी मतला था और दूसरा शेर जो है उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। अगर दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ होगा तो वो मतलाए सानी कहलाएगा। यहाँ मतलाए सानी की मिसाल आपके सामने है। कौन दुनिया में बावफा निकला, ये तुम्हारी जुबान से क्या निकला। मतला, वो इधर भूलकर जो आ निकला, मैंने जाना कि मुद्दा निकला। मतलाए सानी। इसके बाद तीसरा शेर आप लोग देखें। बुतकदा देखकर हुई इबरत, मेरे मुंह से खुदा खुदा निकला। ये
کیا کہلائے گا؟ حسن مطلع، یعنی کہ اس کا پہلا مصرع بغیر قافیہ اور ردیف کے ہے، تو یہاں حسن مطلع کس نمبر پر آ گیا؟ تیسرے نمبر پر، پہلے پر مطلع، دوسرے پر مطلع ثانی اور تیسرے پر حسن مطلع۔ مطلع ثالث کی مثال آپ لوگوں کو میں دیتی ہوں، یعنی کہ اگر کسی نظم یا غزل میں 3 مطلع موجود ہوں تو وہ کس طرح سے ہوگی؟ یہ دیکھیں آپ لوگ، پہلا شعر جو کہ مطلع ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اعتبار اور انتظار قافیہ، کیا ردیف، یعنی کہ پہلا شعر غزل کا اس دونوں شرائط پوری کر رہا ہے، پہلا شعر بھی ہے اور اس کے دونوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ بھی ہیں، لہذا یہ کیا کہلائے گا؟ مطلع۔ مطلع کے بعد آنے والا دوسرا شعر، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ یہ دیکھیں، یہ مطلع ثانی ہے کیونکہ اس کے بھی دونوں شعروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہے، اور جب دوسرا شعر بھی دوسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہو، قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہو، تو مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر آپ لوگ دیکھیں، ہنسا ہنسا کر شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ یہ تیسرا شعر اگر آپ دیکھیں تو تیسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے۔ یہاں قافیہ کیا ہے؟ اشک بار، اور نیچے والے دوسرے مصرے میں بے قرار۔ تو یہ تیسرا شعر بھی اگر دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف رکھتا ہو تو وہ شعر مطلع ثالث کہلائے گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ مطلع کی تعداد 1 بھی ہو سکتی ہے کسی نظم یا غزل میں، 2 بھی ہو سکتی ہے اور 3 بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً اس کی تعداد 1 ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد عام شعر شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دوسرا شعر جو حسن مطلع ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی نظم یا غزل میں دوسرا شعر بھی مطلع کی جو تعریف ہے اس پر پورا اترتا ہے اور تیسرا شعر بھی، تو اس طرح وہ شعر پھر اب کیا کہلائیں گے؟ یہاں اب سرخ رنگ والا شعر مطلع کہلائے گا، گرین کلر کا مطلع ثانی کہلائے گا، اور یہ جو یلو کلر ہے یہ مطلع ثالث کہلائے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ یہ شعر اب اس کا دیکھیں، پہلا مصرع جو ہے وہ قافیہ اور ردیف کے بغیر ہے اور دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف موجود ہے، تو جو مطلع کے بعد آنے والا وہ پہلا شعر جو جس کا پہلا مصرع بغیر قافیہ اور ردیف کے ہوگا وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں اس کا مطلب کہ یہ جو چوتھا شعر ہے یہ حسن مطلع کہلائے گا اور یہ حسن مطلع کی ساری شرائط پوری کرتا ہے۔ جی، مطلع کے بعد جو چوتھی شعری اصطلاح ہم لوگ شاعری میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے مقطع۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کٹنے کی جگہ ہے۔ شعری اصطلاح میں نظم، غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو مقطع کہلاتا ہے۔ اس میں بھی 2 چیزیں آپ نے غور کرنی ہیں، جیسے مطلع ہونے کے لیے 2 شرائط تھیں کہ ایک تو وہ نظم یا غزل کا پہلا شعر ہو اور دوسرا اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو مطلع کہلائے گا۔ اسی طرح مقطع ہونے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ نظم یا غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اس میں شاعر کا تخلص موجود ہو۔ اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو وہ شعر جو ہے وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نظم یا غزل کا آخری شعر ہے لیکن اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو ہم اس کو آخری شعر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو مقطع نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح نظم یا غزل لکھتے لکھتے شاعر نے درمیان میں کسی بھی شعر میں اپنا تخلص استعمال کر لیا ہے تو وہ تخلص استعمال ہونے کی وجہ سے وہ مقطع نہیں ہو جائے گا، بلکہ مقطع ہونے کے لیے دونوں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ نظم، غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، اور نمبر 2، اس میں شاعر کا تخلص موجود ہو۔ یہاں آپ لوگوں کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی حمد میں سے یہ مقطع میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے۔ حمد کا مقطع ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ یہ امیر مینائی کی حمد ہے
اور امیر ان کا تخلص ہے. نظم کا آخری شعر ہے حمد کا، لہذا یہ مقطع کی دونوں شرائط کو پورا کرتا ہے، لہذا یہ مقطع کہلائے گا. اب مقطع جو ہے یہ کسی بھی غزل کا اختتام ہوتا ہے، اس پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے اور یہ غزل کی تکمیل کر دیتا ہے.